वंदे गुजरात। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी, इंटर्न डॉक्टर GMARS मेडिकल 16 की तरफ से आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग के सेटकॉम कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है कि गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। मतलब हमारा मुख्य विषय है कि पोषण का महत्व क्या है गर्भवती महिला के लिए। और इस चर्चा और मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा मैडम और एसोसिएट प्रोफेसर, और उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर असबा पीरजादा मैडम, लेडी मेडिकल ऑफिसर इन GMARS मेडिकल कॉलेज इन कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट 16। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है कि पोषण क्या है, पोषण से क्या होता है, क्या मिलता है, क्या उसका हमारा कारण क्या है उसका। सबसे पहले मित्रों, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी के जीवन में पौष्टिक आहार का क्या महत्व है। पौष्टिक आहार न केवल हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। क्योंकि आगे हमें पढ़ना है, लिखना है, हर जगह हर सभी के लिए हमारे लिए पोषण बहुत ही आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, मानसिक विकास के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, हमें हर चीज़ के लिए पोषण बहुत ही ज़रूरी है। दैनिक दिनचर्या के लिए या कुछ भी हमें करना हो तो उन सभी के लिए पोषण बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो आज से अभी से ही अपने पोषण में कुछ बढ़ाएं, कुछ आहार बढ़ाएं, विटामिन बढ़ाएं, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो करें। तो दर्शक मित्रों, संतुलित आहार भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब यह आप जानना चाहते होंगे कि संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, संतुलित आहार का मतलब क्या है और संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए हम डॉक्टर असबा पीरजादा मैडम से अनुरोध करेंगे कि इस विषय पर अपना प्रकाश डालें। बिल्कुल डॉक्टर नेहा, सही कहा आपने। जीवन में आहार का महत्व तो बहुत है। कोई भी काम करना हो तो आहार तो ज़रूरी है ही। और आजकल की जो जीवन शैली है हमारी, उसमें जिस प्रकार के रोग हो रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ जो हो रही है, उनमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनता है ये जानना कि सही आहार क्या है और संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार के बारे में कहा जाता है, बैलेंस डाइट सब जानते होंगे। तो सारे पोषक तत्व सही मात्रा में जिसमें होते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। वो आहार जो हमारे शरीर की सभी ज़रूरतें को पूरी करता है। तो उसमें जाने के पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि पोषक तत्व है क्या, होना क्या चाहिए हमारे आहार में। तो हमारा जो आहार है उसमें मुख्य रूप से 3 समूह होते हैं पोषक तत्व के। एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसा पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा देता है। हमें कोई भी काम करना हो, सुबह चाहे उठना हो, खाना पीना हो, काम पे जाना हो, स्कूल जाना हो, काम पे जाना हो या फिर सोना भी हो, तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत तो रहती ही है। यानी कि एनर्जी, कैलोरीज जहाँ से हमें मिलती हैं वो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग स्रोत होते हैं, जैसा कि आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी सारे स्रोत होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही महत्व होता है, जैसे कि अनाज है, गेहूं है, चावल है, रागी है, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो अनाज हैं, फिर सारी सब्जियां हैं, जो सारे फल हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें। और कार्बोहाइड्रेट का कहा जाए तो 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें मिलते हैं सब्ज़ी में से, सारे फल में से, और कुछ ऐसी बनावटें होती हैं जिसमें से हमें तुरंत बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं शुगर, तो उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जिसमें से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है, जैसे कि है हमारा गेहूं है, अनाज है, सारे कठोर हैं, रागी है, ज्वार है, ये सारी चीज़ों में से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि साबुत अनाज कहते हैं। तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट की बात, यानी कि हमारे ऊर्जा स्रोत की बात। अब बात करते हैं हमारे प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो सभी ने सुना होगा, खास करके जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों ने तो सुना ही होगा। और प्रोटीन जो है वो हमें मुख्य रूप से हमारे शरीर में
निर्माण का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर में नए कोशों का निर्माण हो, हमारी मांसपेशियों का विकास हो, इस सब में हमें प्रोटीन मदद रूप रहता है। ना सिर्फ हमारे शरीर के विकास के लिए बल्कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए, और चाहे कोई घाव हो तो उसे भरने के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर का निर्माण रूपी पोषक तत्व है। और प्रोटीन से के बारे में कहा जाए तो आप सभी को शायद पता होगा कि प्रोटीन हमें मिलता है मांसाहारी खुराक में। देख लें तो अगर अंडा है, मांस है, मच्छी है, इस सब में से प्रोटीन मिलता है। और अगर आप शाकाहारी हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाकाहारी खुराक में से भी आपको प्रोटीन मिलता है। जैसे कि आपकी सारी दाल जो है, मूंग दाल है, सोयाबीन है, चना दाल है, अरहर दाल है, तुअर की दाल है, ये सारी दालों में से आपको प्रोटीन अधिक प्रमाण में मिलता है। और उसमें भी अगर अंकुरित दालें हों, यानी कि हम जो कहते हैं गुजराती में આપણે કહીએ ફણગારેલા મગ, इस तरह से जो अंकुरित दालें जो है उनमें से भी हमें प्रोटीन पूर्ते अमाउंट में मिलता है। तो प्रोटीन जो है उसकी ज़रूरत के बारे में कहा जाए तो जितना हमारा वज़न उतनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे कि किसी महिला का वज़न 50 किलोग्राम है तो उसे एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन खाने की आवश्यकता रहती है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात की। अब बात करते हैं हम फ़ैट की। तो फ़ैट नाम सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं कि भाई फ़ैट तो ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ैट होना चाहिए लेकिन कम अमाउंट में। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमने फ़ैट को रखा है, यानी सबसे कम अमाउंट में आपको लेना है लेकिन लगभग 25% से ज़्यादा ऊर्जा आपकी फ़ैट में से नहीं आनी चाहिए। तो फ़ैट जो होता है वो हमें मिलता है, घी है, दूध है, दूध की बनावटें हैं, तेल है विविध प्रकार के, उन सब में से हमें फ़ैट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फ़ैट के बारे में हमने जान लिया, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो होते बहुत ही कम मात्रा में हैं लेकिन होते अत्यंत ज़रूरी है, जैसे कि विटामिन और मिनरल यानी कि खनिज। तो विटामिन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। अलग अलग रंग के सब्ज़ी और फल में से हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे लिए रक्षात्मक तत्व का काम करते हैं, यानी कि हमें अलग अलग इन्फेक्शन से बचाते हैं। आपने सभी ने सुना होगा कोरोना काल में विटामिन सी, लोग विटामिन सी के पीछे पागल हुए जा रहे थे। तो क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमें श्वसन तंत्र के चेप से, यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चाहे वो सामान्य सर्दी हो, कफ हो, उन सब चीज़ों से हमारी सुरक्षा करता है। वैसे ही कई सारे विटामिन्स हैं। विटामिन सी की बात करें तो टैबलेट्स ही नहीं, हमें नेचुरली भी मिलता है। जैसे कि सारे आंवला है हमारा, हम लोग मौसम्बी ले लो, संतरे ले लो, इन सब चीज़ों में से काफ़ी अमाउंट में हमें विटामिन सी मिलता है। वैसे ही एक विटामिन है विटामिन ए, जो हमें लाल, पीले और नारंगी रंग के सब्ज़ी और फल में से मिलता है, जैसे कि गाजर है, कैरी आम है, ये सारी चीज़ों में से हमें विटामिन ए मिलता है जो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। फिर बात होती है हमारे मिनरल्स की। मैंने कुछ विटामिन्स का जिक्र किया है, ऐसे काफ़ी सारे विटामिन्स हैं जिनके बारे में हम और कई बार चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य हम बैलेंस डाइट की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें मिनरल्स का भी होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा आयरन है, आयरन हम सगर्भावस्था में बात करेंगे आगे कि आयरन किस प्रकार से ज़रूरी होता है, और आयरन जो है वो भी हमें पूर्ते अमाउंट में लेना चाहिए। जैसे कि खजूर है, हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, हरी पत्ते वाली गोभी है, ये सारी सब्जियों, मेथी है, ये सब्जियों में से हमें आयरन मिलता है, यानी कि लोह तत्व मिलता है। फिर दूसरे भी कुछ ऐसे मिनरल्स यानी कि खनिज हैं जो बहुत ही ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट के लिए, जैसे कि कैल्शियम जो है वो हमें दूध में से और दूध की बनावटें जैसे कि दही है, बटर है, घी है, ये सब चीज़ों में से कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ना सिर्फ किसी सगर्भा के लिए बल्कि हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक भी कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। और एक तत्व होता है आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो हमें नमक के रूप में मिलता है, आयोडाइज सॉल्ट सभी ने सुना होगा। तो इस तरह से ये सारे मिनरल्स भी हमें हमारी डाइट में से मिलते हैं। तो हमने ये पोषक तत्वों को जाना। एक और पोषक तत्व ऐसा है जो छुपा हुआ रहता है पर बहुत ही ज़रूरी है, आखिर में मैंने नाम लिया है लेकिन इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। ये है फाइबर, यानी कि रेशा युक्त पोषक तत्व। फाइबर जो है वो हमें मिलता है हमारे जो हम सब्जियां और फल खाते हैं सलाद के तौर में, जैसे कि गाजर है, फिर काफ़ी सारी सब्जियां हैं, फल है, ये सारे हम सलाद के रूप में खाते हैं और हमें कई सारे अनाज में से भी फाइबर मिलता है।
तो फाइबर जो है वो क्या काम करता है, तो हमारा जो पाचन तंत्र है यानी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन जो कहते हैं, तो हमको पचाने के लिए फ़ाइबर की अत्यंत आवश्यकता रहती है। और फाइबर जो है वो ना केवल हमें पाचन तंत्र में मदद करते हैं बल्कि ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करते हैं, डायबिटीज़ का खतरा कम करते हैं, हमें मोटापे से बचाते हैं। हमारा पाचन तंत्र स्वच्छ रहेगा तो हमें अलग अलग इन्फेक्शन भी नहीं होंगे, कैंसर से भी हमारी रक्षा होगी। तो इस प्रकार फाइबर बहुत ही ज़रूरी है और उनका समावेश हमारे आहार में होना ही चाहिए। फिर बात आती है पानी की। तो अगर आप खाना खाते हैं तो साथ साथ आपको पानी की ज़रूरत तो रहती है। दिन भर आपको पानी लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, यानी कि 10 से 12 ग्लास, क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं, हमारी पाचन तंत्र में भी इसकी असर हो सकती है। तो ये सारे पोषक तत्वों की हमने बात की। अब हमारी जो बात थी वो थी संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट की। तो आपने ये सब पोषक तत्वों को जान लिया। अब बैलेंस डाइट वो डाइट होगी जिसमें ये सारे पोषक तत्व होंगे सही मात्रा में और हमारे शरीर की सारी ज़रूरतें, यानी कि हमारे शरीर की जो वृद्धि है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति को हमें बचाना है, ऊर्जा जो चाहिए, और ये सारी चीज़ों में हमें मददरूप होने चाहिए। तो हमारे आहार में ये सारी चीज़ें, सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आ जाती है सही मात्रा में तो हम उसे संतुलित आहार कहेंगे। जैसे कि हमारे आहार के अंदर जो हमें ऊर्जा मिलती है उसमें से करीबन 60% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट्स में से मिलनी चाहिए, 10 से 15% ऊर्जा हमें प्रोटीन्स से मिलनी चाहिए और 15 से 25% ऊर्जा हमें फैट से मिलनी चाहिए। सब कहते हैं फ़ैट नहीं खाना चाहिए, लेकिन कितना खाना चाहिए कितना नहीं ये जानना ज़रूरी होता है। तो अपने जो आहार ले रहे हैं हम उसके अंदर 25% से ज़्यादा फ़ैट नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अधिक होता है तो वो मोटापा आ सकता है, आपको अलग अलग बीमारियां हो सकती है। सो उस वजह से आपका डाइट जो है वो इस तरह से संतुलित यानी कि बैलेंस्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसके साथ साथ आप पानी पिए आवश्यक अमाउंट में, जितना आपको ज़रूरत है उतना। तो आशा करती हूँ कि इससे आप सबके मन की दुविधा कि संतुलित आहार है क्या, उसका जवाब आपको लोगों को मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर असबा मैडम इतनी अहम जानकारी देने के लिए कि संतुलित आहार क्या है। अब आप दर्शकों को तो ये समझ ही आ गया होगा कि संतुलित आहार का क्या मतलब है, आपको कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, कितनी बार नहीं खाना चाहिए। ये सब आपको डॉक्टर असबा मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपको याद हो पिछले महीने 30 जुलाई के एपिसोड में डॉक्टर निर्मिका और डॉक्टर परिता पटेल मैम ने यह समझाया होगा कि एंटीनेटल केयर क्या है, यानी कि गर्भावस्था दरमियान किन चीज़ों का देखभाल करना है, किस मात्रा में खाना है, कितना खाना है। और आज थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था पर आज हम उसको विस्तार से जानते हैं। तो आज आते हैं अपने अहम मुद्दे पे, जो है गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार का क्या महत्व है। पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे तो क्या होगा और पौष्टिक आहार से क्या हमको मिलता है, गर्भवती महिला क्या क्या कैसे खाए कि उसको अच्छी संतान जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो। तो हम दरख्वास्त करेंगे डॉक्टर रश्मि मैडम से कि हमें थोड़ा बताएं। डॉक्टर नेहा, गर्भवती स्त्री को पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शक बहनों को ये समझना ज़रूरी है कि गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक तत्वों का क्या महत्व है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि एक सफल पुरुष के पीछे एक उसकी पत्नी का हाथ होता है, उसका सहयोग होता है। तो यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि एक पूरे परिवार के उत्थान के लिए, उसके घर की खुशियों के लिए एक घर की स्त्री का अहम योगदान होता है। माँ बनना, मातृत्व, यानी कि हर स्त्री के जीवन में एक ऐसी घड़ी होती है जिस समय कि उसको शारीरिक और मानसिक के साथ साथ पौष्टिक पोषण के परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ता है। तो मित्रों, अगर आपके घर में कोई ऐसी स्त्री जो कि गर्भवती है तो आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी लोग जब भी हमारे घर में कोई गर्भवती स्त्री होती है तो हम उस नन्हे मुन्ने मेहमान का बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। तो इसके साथ साथ हम सभी घर के सदस्यों का यह दायित्व भी बन जाता है कि हमें सुनिश्चित करना है कि वो गर्भवती स्त्री ठीक से पौष्टिक तत्व ले भी रही है कि नहीं ले रही है, संतुलित आहार ले भी रही है कि नहीं ले रही है। जैसे कि हमको पता है कि एक स्वस्थ शरीर की शुरुआत
उसकी नींव, उसकी आधारशिला माँ के गर्भ से ही होती है। और ये पाया गया है रिसर्च के थ्रू कि अगर गर्भावस्था के समय हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की खामी हो जाए तो आगे वाले जीवन में भी इसका बहुत लंबा असर पड़ता है, जिसको कि वो खामियों से बाद में उसको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। अगर हम बात करें अपने शारीरिक विकास की, तो हम सभी का शारीरिक और मानसिक विकास 3 चरणों में होता है और इस पहले चरण की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है और दूसरा चरण पहले 2 वर्षों में, जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरे चरण जो है उसके पहले 2 वर्षों में पूरा होता है, जिस समय बालक का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसके बाद तीसरा चरण आता है किशोरावस्था में। तो इस तरह से हमारे 3 चरणों में हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं, आपको गर्भावस्था के दरमियान खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपने को चुस्त बनाए रखने के लिए, आपको एनीमिया नहीं हो इसके लिए, आपके अतिरिक्त रक्त बनने के लिए, मैटरनल टिश्यू के लिए, आपको प्लेसेंटा बनाने के लिए, गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ आपको गर्भावस्था और प्रसव के समय अतिरिक्त रक्तस्राव के लिए, और उस समय आपको अतिरिक्त शक्ति की भी ज़रूरत होती है। तो इसके साथ साथ आप एक सफल स्तनपान करा सके, इन सभी के लिए आपको अत्यधिक पौष्टिक तत्वों का ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटो आप पहचान रहे होंगे, आजकल ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो कौन माँ यह नहीं चाहेगी कि उसकी संतान भी पीवी सिंधु या नीरज चोपड़ा की तरह शक्तिशाली ही ना बने बल्कि बुद्धिमान भी बने। इसलिए हर गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दरमियान अपना पोषण का खास ध्यान रखना है, जिससे कि उसको, जैसे आप नेक्स्ट चित्र में देखेंगे कि उसको थकान ना लगे, एनीमिया हो जाता है पौष्टिक तत्वों की, क्योंकि हमारी ज़्यादातर बहनें गर्भावस्था से पहले ही एनीमिक होती हैं, क्योंकि किशोरावस्था में उसको मासिक धर्म होता है, उसको खाने पीने में उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते हैं या कभी इन्फेक्शन होता है। इन सब कारणों के कारण वो गर्भवती स्त्री किशोरावस्था से ही एनीमिक होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको, जो मेरी सभी किशोरावस्था वाली बहनें हैं और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनको अभी से अपने पौष्टिक आहार का खास ध्यान रखना है। तो आप चाहती हैं कि आपका आगे वाला जीवन आप अपने सभी पारिवारिक और सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्यों को प्रेगनेंसी के बाद भी पूरा कर सके और अपनी प्रेगनेंसी को सफल बना सके। इसके साथ साथ आप अपने शिशु आपके गर्भ में पल रहा है, उसका गर्भपात ना हो जाए, उसको कोई शारीरिक या मानसिक विकृति, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्पाइना बाइफिडा ना हो जाए, तो इस तरह के, या वो ओछे जन्म वाला ना पैदा हो, या उसको इन्फेक्शन ना लग जाए, और साथ साथ कहीं वो बौना ना रह जाए। अगर आप पौष्टिक आहार लेंगी तो आप इन सब चीज़ों से उसको बचा सकती हैं। तो आपको पौष्टिक आहार लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप एक स्वस्थ और अच्छी संतान को पैदा कर सके। और आप इस सब पौष्टिक तत्वों का ध्यान में रखकर और अपने आहार को संतुलित कर यहाँ तक कि आप मातृ मृत्यु दर और बालक मृत्यु दर को भी कई हद तक कम कर सकती है, या उसकी शक्यता बिल्कुल कम, 0 के बराबर कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि मैडम इतनी अहम जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि गर्भस्थ शिशु के लिए हमारे लिए पोषण की कितनी आवश्यकता है, या गर्भवती महिला के लिए कितनी आवश्यकता होती है। उसको 2 लोगों का खाना पड़ता है, एक अपने बच्चे के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कितना, गर्भवती महिला को कितना खाना चाहिए और उनको और पूरे परिवार को उसका ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारी गर्भवती महिलाओं से अनुरोध है कि उनको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से खाना खाना है, और उनको खाने में क्या बदलाव करना है, कितना बदलाव करना है, ये भी हम डॉक्टर रश्मि मैडम से आगे जानेंगे। पर ऐसा भी है कि उनको विटामिन थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, कैलोरी थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। तो अब इस पर टिप्पणी देने के लिए हम डॉक्टर रश्मि मैडम से अनुरोध करेंगे कि आगे हमें थोड़ा और बताएं कि अगर गर्भवती है महिला तो उसको कितना खाना चाहिए, खाने में क्या बदलाव करने चाहिए कि उसका संतान शारीरिक और मानसिक रूप से और अच्छा हो। डॉक्टर नेहा,
आपने तो दर्शक बहनों की मन की बात ही पूछ डाली है। जैसे कि अभी अभी मैंने पहले तो आपको ये समझाया कि आपको पौष्टिक आहार क्यों लेना है और इसका क्या महत्व है। अब आप लोग ये जानने को उत्सुक होंगी कि क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय आपको अतिरिक्त शक्ति की ज़रूरत है। क्योंकि आपको किस वजह से अतिरिक्त शक्ति की ज़रूरत है, क्यों आपको ज़्यादा खनिज तत्वों की ज़रूरत है, क्यों ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, ये सब जानने के लिए आप बेहद उत्सुक होंगे। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह जानना है, अगर आप पहले से ही संतुलित आहार ले रही हैं, आपकी ऊर्जा पहले से, आपका खाने में पौष्टिक आहार है, ऊर्जा एकदम बराबर है, तो आपको थोड़े बहुत बदलाव करने हैं। अब अगर हम बात करें ऊर्जा की, किसी भी सामान्य व्यक्ति की ऊर्जा इस पर डिपेंड करती है कि उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसी है। बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी उम्र के साथ, हमारे लिंग के हिसाब से, हमारे श्रम के हिसाब से और साथ साथ हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेटस, जैसे कि आप गर्भावस्था है या स्तनपान है, उसके साथ साथ बदलती रहती है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट पहले 3 महीने में 5% बढ़ती है और अगले 6 महीने में 15% बढ़ती है। इसकी वजह से पहले 3 महीने में 150 अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और आगे के 6 महीने में 350 कैलोरी मीन्स ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और आपको ये बात ध्यान देनी है कि अतिरिक्त ऊर्जा है, ये केवल इतनी ही नहीं। और अगर आप पहले से कुपोषित हैं या पहले से माल न्यूट्रिशन है या आपका वज़न पहले से कम है, तो हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी ऊर्जा और अधिक प्रोटीन और खनिज तत्व की ज़रूरत हो सकती है। तो अब बात आती है इस ऊर्जा को कैसे लेना है। तो आपको अभी अभी डॉक्टर आज़बा ने बताया कि आपकी बैलेंस डाइट में आपकी 60% ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट फूड से मिलती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको ये कार्बोहाइड्रेट फूड कहाँ कहाँ से लाने हैं, ये ऊर्जा कैसे कैसे लेनी है। तो जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि पहले 3 महीने में सिर्फ आपको 150 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। और ऐसा भी होता है कि पहले 3 महीने में हमको या कोई भी गर्भवती महिला होती है, अक्सर ये देखा गया है कि उसको उबकाई आती है, उल्टी आती है, जी मिचलाता है, उसका खाना खाने का मन नहीं होता है। तो उस समय उसको क्या ध्यान में रखना है कि उसको तरल पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, छोटे छोटे खाने लेने हैं, छोटा भोजन, उसका थाली छोटी हो, हल्की फुल्की हो, जो उसको भाता हो वो ले। और तरल पदार्थ जैसे कि नारियल पानी है, छाछ है, दही है, अंकुरित टाइप की दालें हैं, अनाज है, इस तरह का छोटा छोटा मील। अगर फ्रूट खाना भा नहीं रहा तो फ्रूट की चाट बना लें, उसमें चाट मसाला डाल दें, नींबू डाल दें, पुदीना डाल दें, उसको स्वादिष्ट बना दें और आप इस तरह से अपने डाइट को पूरा कर सकती हैं। अब आती है, अब चौथे महीने के बाद आपको, जैसे मैंने बताया, अब आपको ज़्यादा ध्यान देना है और अब आपको अतिरिक्त 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त एक्स्ट्रा लेनी है। तो आपको धीरे धीरे अपने भोजन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पे ध्यान देना है। तो मैंने बताया कि आपको पहले ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा के लिए आपको कोशिश करनी है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट, आज़बा ने भी बताया कि आपको कोशिश करनी है कि आपका कार्बोहाइड्रेट वाला जो स्टार्ची फूड है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, मतलब वो धीरे धीरे आपके शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज को रिलीज़ करे, जिससे कि आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बना रहे। तो आपको अपने खाने में, आपके अभी डॉक्टर आज़बा आपको मेनू के बारे में भी बताएगी कि आपको अपने अनाजों में जितना हो सके, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है तो उसको अनाज को साबुत फॉर्म में ले। जैसे आप गेहूं की रोटी खा रही है तो गेहूं की रोटी में आप जब आप लोट बनाती है तो चोकर को फेंके ना, क्योंकि जो आप चोकर फेंक देती हो छन्नी से छान के, उसमें अत्यधिक फाइबर होता है, उसमें आप जो है पौष्टिक तत्वों को फेंक रही हैं। इसी तरह से अब जब आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो उसमें गेहूं के अलावा भी आपको चावल का इस्तेमाल करें, कभी बाजरे की रोटी खाएं, कभी मक्का का इस्तेमाल करें, कभी रागी का इस्तेमाल करें। इस तरह से आपको अपने खाने में, हम बार बार यही आपको बताएंगे कि बदलाव करते रहना है। क्योंकि जैसे कि हम बात करें बाजरे की, तो बाजरे में शक्ति तो होती ही है, वो बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, साथ साथ उसमें आयरन भी होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है, तो उसमें फाइबर भी होता है। तो लेकिन आप एक ही प्रकार का पदार्थ खाएंगी तो आपको दूसरी
खामियां हो सकती है पौष्टिक तत्वों से, क्योंकि उसमें आपको साथ में दूसरे आपको हो सकता है एक ही तरह का व्यंजन भाए भी ना, साथ साथ आपको सभी पौष्टिक तत्वों को अपने खाने में सम्मिलित करने के लिए उनको बदलाव करना है। तो इसी तरह से आप प्रोटीन की बात आती है, जैसे कि आपके गर्भ में एक शिशु पल रहा है जिसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीन के लिए आपको सबको पता है कि प्रोटीन हमको एक तो अगर आप शाकाहारी हैं, अज़बा ने बताया, तो आप साबुत दालें जितना हो सके आप साबुत फॉर्म में लें। जितना आप पीसती है, चाहे वो फल हो, अगर आप फ्रूट को जूस में पिएंगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उसके सारे फाइबर टूट चुके हैं। इसी तरह से साबुत दालों को आपको पता ही होगा, जैसे कि हम लोग साबुत दालों में चना है, छोले है, राजमा है, काबुली चना है, मसूर है, लोबिया है, इन दालों का प्रयोग अधिक से अधिक करना है, फिर बदल करना है। आप डे वाइज मेन्यू बना सकती हैं। फिर बात आती है खनिज तत्वों की, जैसे कि आपको पता है कि अभी आयरन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा रक्त बनाने के लिए और आपको सभी चीज़ों फोलिक एसिड और आयरन की रिक्वायरमेंट इस समय गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना है, और साथ साथ आपको विटामिन्स को ध्यान में रखने के लिए सब्जियों का चयन आप ऐसा करें कि आज आपने अगर रिंगन का शाक बनाए तो कल भिंडी का शाक बनाएं, अगली बार शिमला मिर्च लें, आप चुकंदर का भी इस्तेमाल करें। तो आपकी सब्जियों का रंग जितना कलरफुल होगा, फलों का रंग जितना कलरफुल होगा, जैसे कि आप इंद्रधनुष की तरह आपका फल फूल सब्जियां होनी चाहिए कि उसमें सभी तरह के रंग विद्यमान हो। तो इस तरह से आप कभी भी आपको खामी नहीं होगी, और आप जितना हो सके खाद्य पदार्थों को नेचुरल फॉर्म में ही खाएं, प्राकृतिक रूप से आप खाएंगी और आप अपने बैलेंस डाइट को बना के रखेंगी तो आपको सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि मैडम इतनी अहम जानकारी देने के लिए कि पौष्टिक आहार का क्या महत्व है कि गर्भवती महिला के लिए। तो आगे हमें पता है कि हम दो लोगों का खाना खाते हैं, एक हमारे शिशु के लिए, एक हमारे लिए। तो हमें ज़्यादा अमाउंट में कैलोरी, ज़्यादा अमाउंट में विटामिन, ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स, ज़्यादा अमाउंट में आयरन और फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है, आयरन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि मैडम ने बताया कि फॉलिक एसिड या आयरन की कमी से हमारा बच्चा स्पाइना बाइफिडा का शिकार हो सकता है, या उसको कई सारे इन्फेक्शन लग सकते हैं, या उसको कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना बहुत ही आवश्यक है, और गर्भवती महिला के लिए तो अति आवश्यक है। तो अगर हम रोज़ एक तरीके का खाना तो नहीं खा सकते, तो हम डॉक्टर अज़बा मैडम से यह पूछना चाहेंगे कि किस किस प्रकार का खाना खाएं, उसमें क्या क्या बदलाव करें, या कैसे डाइट चार्ट तैयार करें कि खाना उनको अच्छा भी लगे और बोरिंग भी ना हो। बिल्कुल, सगर्भावस्था में हमने ये तो जान लिया कि हमें खाना ज़्यादा है, क्योंकि माँ जो है उसके साथ साथ उसे उसके बच्चे का पोषण का भी ध्यान रखना है। बच्चा बाहर आकर खाना तो खा नहीं सकता, तो उसका जो पोषण है वो पूरी तरह से माता के ऊपर ही निर्भर है। तो माता को खाना ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डबल खाना है। 2 जान है, मतलब उसको सिर्फ अपने लिए नहीं बच्चे के लिए भी, यानी 2 जान का उसका पालन करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डबल खाना है। लगभग उसे 1/4 भाग ज़्यादा खाना हो रहता है। सब लोग आकर कहते हैं सगर्भावस्था में कि भाई खाना ज़्यादा है, लेकिन क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले कुछ मुख्य बात जो डॉक्टर रश्मि मैडम ने भी कही वो मैं फिर से दोहराती हूँ, जैसे कि आयरन आपको बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, और वो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। जैसे कि आप पालक खा सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, चना गुड़, ये सब चीज़ें भी आप खा सकती हैं। तो इससे आपको आयरन मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आपको जो आयरन की गोलियां हैं, आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स देती हैं नज़दीक की आंगनवाड़ी, या फिर आपकी आशा बहन, या फिर कोई स्टाफ नर्स, या आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको आयरन फोलिक एसिड की दवाई ज़रूर दी होगी, तो वो भी साथ साथ आपको लेनी है। साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी है उसमें आपकी कैलोरी की ज़रूरियात बढ़ जाती है, तो उससे पहुँचने के लिए आपको आपका खाना ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही पौष्टिक हो और सही मात्रा में हो। प्रेगनेंसी में अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि पेट भरा हुआ लगता है, या फिर एसिडिटी रहती है, या एक साथ बहुत नहीं खा सकते।
तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको भरपेट खाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में आप थोड़ा थोड़ा खा सकती हैं। जैसे कि आप एक मुख्य भोजन को स्प्लिट करके छोटे छोटे भोजन में समावेश कर सकती हैं। जैसे कि आपकी थाली में अगर दाल सब्ज़ी रोटी है, आप एक साथ नहीं खा पा रही हैं तो कोई बात नहीं, रोटी सब्ज़ी खा लीजिए, कुछ देर के बाद दाल चावल ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकती हैं। अभी खाना क्या है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि स्त्री जो है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। सुबह उठकर काम करना है, सफाई करनी है, दूसरों के लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, गांव में गाय भैंस को दूध निकालने जाना है। तो ये सारे काम में नाश्ता करना भूल जाती हैं स्त्री, और अगर करती हैं तो भी सही पोषण नहीं लेती। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी सगर्भा है वो सुबह उठ के उसे सबसे पहले नाश्ता करना है। नाश्ते में वो चाय के साथ चाहे तो एक दूध के साथ चाहे तो रोटी ले ले, भाखरी ले ले, या फिर उपमा है, पोहा है, शीरा है, ऐसी सारी चीज़ें सुबह नाश्ते में ली जा सकती हैं। जैसे कि आपने 6-7 बजे नाश्ता किया, उसके बाद आपको 2 घंटे के बाद फिर से कुछ खाना है, यानी कि आपको भूखा नहीं रहना है। हर 2 से 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, छोटी छोटी मात्रा में। तो आपको फिर से सुबह चाहे 10 से 11 बजे के बीच एक और बार नाश्ता कर लीजिए, जिसमें आप खा सकते हैं कोई भी फल जो भी आसानी से आपके पास मिलता हो, जैसे कि सेब है, केला है, और लाल नारंगी पीले कलर के जो भी फल हैं, या फिर सब्जियां हैं, सलाद आप ले सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है अंकुरित दालें, वो बहुत ही अच्छी है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, उसकी आप चाट बना सकती हैं। अंकुरित दाल में जैसे कि मूंग है, सोयाबीन है, काले चने हैं, जो काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं और आपके वहाँ आसानी से मिल भी जाते हैं। उसमें अनेक मात्रा में प्रोटीन होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए एवं आपके बच्चे के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित दालों का भी प्रयोग करना है, तो वो आप नाश्ते में ले सकती हैं। सब्जियां ले सकती हैं जो आप सलाद के तौर पे खा सकती हैं, या फिर फल ले लीजिए, या दूध या मेवा, ये सब आप हल्के नाश्ते में ले सकती हैं। फिर आता है आपका लंच टाइम, यानी कि आपका दोपहर का भोजन। तो दोपहर के भोजन में ख़ास चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपको एक तो वो ताज़ा बना हुआ लेना है। ऐसा नहीं है कि घर के सब पुरुषों ने खा लिया, बचा हुआ स्त्री को मिला, वैसा नहीं होना चाहिए। और सबको साथ में बैठकर खाना चाहिए और आपकी फुल प्लेट होनी चाहिए, यानी कि जैसा आप फोटो में भी देख सकते हैं कि आपकी थाली के अंदर फुल डाइट होना चाहिए, जिसमें आपको सारे पोषक तत्व मिले। जैसे कि रोटी है, रोटी के साथ आपको हरी पत्ते वाली सब्जियां, जैसे एक दिन पालक बना ली, एक दिन आपने चौली की भाजी बना ली, एक दिन आपने पालक की कोई बनाई, एक दिन मेथी की कोई बनावट बनाई। तो इस तरह से आपको हरी पत्ती वाली सब्जियों का समावेश करना है। और भी दूसरी सब्जियां आप खा सकती हैं जो भी आपके पास आसानी से मिलती है, जैसे कि बैंगन है, या फिर पोटैटो है, या फिर कोई भी आपके पास टमाटर की सब्ज़ी हो। फिर सलाद आपके डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने टमाटर का प्रयोग किया है। तो टमाटर है, या फिर गाजर ले लीजिए, या मूली ले लीजिए, या फिर गोभी पत्ता। तो ये सारी चीज़ें जो है सलाद के तौर पे आपको लेनी चाहिए, और सलाद होना ही चाहिए आपकी प्लेट में रोटी और सब्ज़ी के साथ। साथ ही आपको दाल और चावल भी लेना है, क्योंकि दाल जो है उसमें हमने आगे भी बात की कि अनेक मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो ये आपके लिए प्रोटीन के लिए उम्दा तक है प्रोटीन मिलने की। तो आपको दाल लेनी है। दाल में अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपने बनाई है मूंग दाल बनाई है, तो कल तुअर दाल, उड़द दाल, इस तरह से आप दाल का प्रयोग कर सकते हैं। और अंकुरित दालें भी आप ले सकते हैं सलाद के तौर पे, जैसे कि मूंग है, काला चना है, राजमा है, सोयाबीन है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आप दही भी ले सकते हैं दूध की बनावट में, क्योंकि दही जो है उसमें से भी काफ़ी पोषण हमें मिलता है और टेस्ट में भी अच्छा रहता है, और पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही उत्तम है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप लंच में भी आपकी वैरायटी ला सकती हैं। आज कोई सब्ज़ी बनाई तो कल कोई और सब्ज़ी, लेकिन याद रखना है कि हमारा डाइट बैलेंस रहे, हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, फैट मिले, सारे योग्य अमाउंट में। फिर लंच के बाद आपको फिर से बीच में कुछ नाश्ता करना है डिनर से पहले। जैसे आप चाय पीते हैं दोपहर में कई जगह, तो आप हो सके तो दूध लें, कोई फ्रूट ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं, काजू बादाम किशमिश वैसी चीज़ें ले सकते हैं, या फिर कोई फल ले सकते हैं। केला बहुत ही उत्तम है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी कैलोरी होती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है और फाइबर भी रहता है उसमें। तो केला है, सेब है, अनार है, ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं।
जो भी आपके पास फल अवेलेबल है, लगभग दिन में 2 से 3 फल आप खाएं तो आप बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी। फिर बात आती है डिनर की, यानी कि रात के भोजन की। तो रात का भोजन भी हमने जैसे देखा अभी कि लंच में क्या क्या होना चाहिए, रोटी सब्ज़ी दाल चावल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आप एक साथ ये चीज़ें भरपेट नहीं खा पा रहे तो उसे छोटे छोटे में डिवाइड कर दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में खाइए, लेकिन आपको हर 2 से 3 घंटे कुछ ना कुछ खाना है। रात को सोने से पहले भी हो सके तो दूध पी लीजिए, क्योंकि दूध में से आपको कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जो आपके लिए एवं आपके बच्चे के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी में तो ये सब चीज़ों की जो ज़रूरियात है वो बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से रह के खाना है। तो जैसे हमने बात की कि हम नॉर्मली 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना यानी कि लंच और रात का डिनर। तो प्रेगनेंसी में साथ साथ ये 3 मेजर जो मील्स है, मुख्य मील है, उनके साथ साथ आपको 2 माइनर मील यानी कि 2 छोटे छोटे भोजन भी लेने हैं स्नैक के रूप में यानी नाश्ते के रूप में, जिसमें आप फल ले सकते हैं, मूंगफली भी काफ़ी अच्छी रहती है, या फिर नट्स यानी कि कोई भी ड्राई फ्रूट ले लीजिए आप। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी है और आपके बच्चे के लिए भी। तो इस तरह से अगर आप भरपेट नहीं खा पा रहे तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको खाना है 3 मुख्य भोजन और 2 माइनर मील्स, इस तरह से। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि पानी को नहीं भूलना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि आपको जैसे मैंने आगे भी बात की वैसे 3 से 4 लीटर पानी पीते रहना है। और पानी के साथ साथ आपको एक और बात का जो ध्यान रखना है, काफ़ी लोगों को चाय की आदत होती है, तो चाय में आपको प्रमाण कम करना है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो भी आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि आप जब खाना खा रहे हैं उसके 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद चाय नहीं पीनी है, क्योंकि चाय जो है वो आपके खाने में से, जो आपको अभी हमने थाली में देखा था कि हरी पत्ती की सब्जियां हम खाते हैं जिसमें से हमें आयरन मिलता है, तो चाय वगैरह चीज़ें हम जो लेते हैं उससे आयरन का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में भी तो जाना चाहिए, हमारे पेट में पहुंचा है, पेट से ब्लड में जाने की जो प्रक्रिया है, जो अवशोषण है, उसमें वो बाधा डालता है। तो चाय कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी बने वहाँ तक आपको नहीं लेनी है प्रेगनेंसी में, और चाय में भी आपको ध्यान रखना है प्रमाण कम रहे। साथ ही साथ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप पानी लेते हैं सही से। और नमक के बारे में हम जानते हैं कि नमक ज़रूरी तो है क्योंकि आयोडीन मिलता है उससे हमें, और ज़रूरी है आयरन, सोडियम वगैरह मिलता है, लेकिन वो उसका प्रमाण जो है वो आपको कम करना है। जैसे 5 ग्राम से कम नमक का आपको उपयोग करना है एक दिन में। तो नमक का उपयोग कम करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नमक जिसमें ज़्यादा नमकीन चीज़ें हैं, बाहर की प्रोसेस्ड फूड है, वो कम खाएं। और सगर्भा को जितना हो उतना घर का ही खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना हमने नहीं देखा कि कैसे बना है, हाइजीनिक है या नहीं, उसमें सारे पोषक तत्व है या नहीं, कितना उसमें ऑयल डाला गया है, कितना फ्राई किया गया है, तो ये सब जानकारी हमें नहीं रहती है। और इसी वजह से बाहर का खाना सगर्भा को अवॉइड करना चाहिए, घर में ही खाना खाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर असबा मैडम यह बताने के लिए कि उनको क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। पर अगर आप चाहें तो आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे करके भी अपने खाने को डाइट चार्ट बना सकते, क्योंकि एक खाना तो हम रोज़ तो नहीं खाएंगे। अगर आप चाहें तो उसको सोमवार लिया आपने तो उसको मॉर्निंग, इवनिंग या फिर सुबह का समय या नाश्ते में या जैसे जैसे चाहें वैसे बदलाव कर सकते हैं। कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी है, और कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की तकलीफ़ है। तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, कितनी बार बदलाव करना चाहिए, और अगर नहीं खाया तो क्या होगा, इन सब के लिए हम डॉक्टर असबा से यह जानेंगे कि क्या होता है इसमें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, आजकल तो ये बीमारियां बहुत ही कॉमन हो गई हैं। हर घर में शायद एक डायबिटीज़ का मरीज़ है या फिर एक उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो ऐसी काफ़ी सारी सगर्भा बहनें भी हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं। कई बहनें ऐसी होती हैं जिनको पहले से डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है और वो प्रेग्नेंट होती हैं, या फिर कई बहनें ऐसी होती हैं कि जिनको सगर्भावस्था के दरमियान ही निदान होता है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का, तो उन्हें भी खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह का जो रोग है उसमें आप सभी जानते हैं कि शुगर का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में, शर्करा का प्रमाण।
तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए पहले तो आपकी जो दवाइयाँ हैं आपके डॉक्टर के संपर्क में आप रहिए, नियमित रूप से जांच कराइए आपके शुगर लेवल की। आपके नज़दीक के आंगनवाड़ी केंद्र या फिर नज़दीक के सरकारी दवाखाने में जो ममता दिवस है उसमें जाकर अपना शुगर वक्त बा वक्त चेक कराइए और अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना ही है। साथ ही साथ आपको दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी है और आपकी डाइट में यानी कि आपके पोषण में भी आपको ध्यान लेना है। तो क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी है। डायबिटीज़ में जो आप पहले ध्यान रखती थी वैसा ही इसमें भी ध्यान रखना है। जैसे कि भरपेट नहीं खाना है, क्योंकि हम जब भरपेट खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल एकदम से हाई हो जाता है, तो हमें वो नहीं होने देना है। हमें थोड़ा थोड़ा, हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि थोड़े थोड़े भोजन, थोड़ी थोड़ी कम मात्रा में वारंवार भोजन लें। तो इस तरह से हमको खाना है, एक साथ भरपेट नहीं खाना है। जैसे कि आप 3 बार खाते हैं तो आप 5 बार खाइए, लेकिन जो उसकी संख्या है, जो उसका अमाउंट है उसे आप कम कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे अनाज है, जैसे हमने आगे बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, शर्करा जो होती है, एक होते हैं साबुत यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो वो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे आपको ग्लूकोज देते हैं बॉडी में, यानी कि आपको ऊर्जा लंबे समय तक मिलती है और अचानक से आपका शुगर लेवल भी हाई नहीं हो जाए। इसे हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं, यानी कि मेडिकल का भाषा है। आपको अगर सादी भाषा में मैं समझाऊं तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसका हाई हो उसका मतलब, यानी ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब कि अचानक से जिससे शुगर लेवल बढ़ जाती है, और लो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि जिससे शुगर लेवल जो है वो अचानक से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे उसमें जो ग्लूकोज है वो रिलीज़ होता है अपने ब्लड के अंदर। तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि अनाज है, गेहूं है, ज्वार बाजरा है, फिर छिले हुए ब्राउन चावल जो है, ब्राउन राइस जो हम कहते हैं, फिर मकाई है, ज्वार बाजरा रागी, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली भी हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हम देखें तो जैसा दाई बाजू जो दिख रहा है, जो सर्कल है, उसमें काफ़ी सारे खाद्य पदार्थ बताए गए हैं। तो उसमें कुछ ऐसे हैं जिनका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और कुछ ऐसे हैं जिनका हाई है। तो हमारे जो अनाज है, रागी, ज्वार बाजरा, ये सब का कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी ये अचानक से हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। और कुछ ऐसे बनावटें हैं जिससे आपका शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाएगा, जैसे बाहर के बर्गर है, आइसक्रीम है, पेस्ट्री है, बेकरी की चीज़ें हैं, मैदा है, ये सब चीज़ें जो है आपका शुगर लेवल अचानक से बढ़ा देंगे और उस वजह से डायबिटीज़ में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ फल भी ऐसे हैं जो डायबिटीज़ वाली महिलाओं को कम खाने चाहिए, जैसे कि केला है, चीकू है और आम है। ये सब ऐसे फल हैं जो आपके शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो इन सब फ्रूट को कम खाना चाहिए। और जो दूसरे फल हैं जैसे कि सेब है, जाम फल है, ये सारे फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरी पत्ती सब्जियां जो है वो तो आप खा ही सकते हैं, हर एक सगर्भा को खानी चाहिए। वैसे डायबिटीज़ वाली सगर्भा को भी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, अंकुरित दालें खानी चाहिए, बाकी सब चीज़ें आप खा सकती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भरपेट एक साथ नहीं खाना है, कम मात्रा में बार बार खाना है। और एक साथ आपको जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका ध्यान रखना है, यानी जो अचानक से शुगर बढ़ा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनको आपको कम खाना है। और जो अनाज है, गेहूं है, वो सब चीज़ों का आपको ज़्यादा उपयोग करना है। साथ ही साथ डायबिटीज़ में एक और बात का ध्यान आपको ये रखना है कि डायबिटीज़ की दवाई आपको नियमित लेते रहनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको डायबिटीज़ का आपके डॉक्टर के साथ संपर्क रख के उसकी दवाइयाँ लेनी है और आपको शुगर लेवल भी चेक कराना है, क्योंकि इससे बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है, डायबिटीज़ जैसे है उसके बच्चे को भी। और बात आती है उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की, तो महिलाएं काफ़ी सारी होती हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो पहले से ज़्यादा होता है या फिर सगर्भावस्था में आकर उन्हें इस बीमारी का वो शिकार होती हैं। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको नमक का उपयोग कम करना है। जैसा मैंने आगे बताया वैसे 5 ग्राम से कम नमक लेना है एक दिन में। तो आप सब जानते होंगे कि हम लोग नमक कैसे डालते हैं, कोई एक चिपटी से डालता है और कोई एक मुट्ठी से डालता है। सबकी चिपटी का साइज़ भी अलग होता है, किसी की इतनी होती है, किसी की इतनी होती है। तो ऐसा करने में क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता कि हमने कितना नमक डाला है, और कई बार हम नमक ज़्यादा डाल देते हैं, फिर उसकी हमें आदत हो जाती है, तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम बहुत ज़्यादा नमक ले रहे हैं, अतिरिक्त है, और वो नुकसान करके हमें ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाता है। तो इस वजह से आपको छोटी चम्मच, आप मेजरमेंट आप सभी को पता होगा कि किचन में हम लोग आसानी से मिल जाते हैं, छोटी
चम्मच, बड़ी चम्मच, तो आपको याद रखना है कि आपको 1 छोटी चम्मच से कम नमक का इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ आपको ऊपर से नमक नहीं डालना है। कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि बनी हुई सब्ज़ी में ऊपर से फिर वो लोग नमक डालते हैं, तो वैसा नहीं करना है। साथ ही साथ डिब्बे में बंद चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मुरब्बा है, अचार है, नाम सुन के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, खास करके सगर्भा अवस्था में। लेकिन ये सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा नमक होता है, बहुत ही ज़्यादा सोडियम होता है, जो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी में आपको तकलीफ़ दे सकता है। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी। अचार है, पापड़ है, चटनी है, मुरब्बा है, ये सब चीज़ें आपको कम खानी है और आप अवॉइड कर सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नमक ऊपर से आप डाल रहे हैं वो आपको कम डालना है, और बाहर का जो खाना है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि बाहर काफ़ी सारा नमक डाला हुआ होता है। तो बाहर की जैसे चाइनीज़ चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी है, क्योंकि आपको अगर मन होता है तो आप घर में बना दीजिए। बाकी बाहर के खाने में जो जितना नमक होता है वो आपको बहुत ही नुकसान करता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको साथ ही साथ व्यायाम भी करना है, योगा कर सकते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज हो जो आप घर पे कर सकते हैं रोज़ 20 से 30 मिनट, वो भी आपको करनी है। तो आपकी जो ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसमें आपको काफ़ी मदद रहेगी। साथ ही साथ आपको पूर्णतः आराम भी चाहिए। सगर्भावस्था में ऐसा कहते हैं कि रात को 8 घंटे नींद लेनी चाहिए और दिन में भी 2 घंटे कम से कम आराम करना चाहिए। तो अगर आपका डाइट सही जा रहा है, खाने पीने में आप ध्यान दे रहे हो, आप व्यायाम कर रहे हो, आप पूर्णतः आराम ले रहे हो, तो फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, नियमित रूप से अपना शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवाना है और दवाइयाँ अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर असबा मैडम यह बताने के लिए कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ और हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप वाली महिलाओं को क्या खाना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए। अगर आप कहीं गांव में या ऐसी जगह रहते हैं तो आप सरकारी केंद्र में जाके अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ग्लूकोज लेवल ये सब चेक करवा सकते हैं और डॉक्टर को दिखा भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको डॉक्टर रेफ़र भी कर सकते हैं हायर सेंटर यानी कि बड़े अस्पताल में अगर आपको ज़रूरत हो तो इसके लिए मधुमेह वाली बीमारी जो होती है उसमें अगर आपको मधुमेह है तो उसमें आपका बच्चा कम वजन का भी हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, इसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि उनमें शुगर लेवल कम होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं और डॉक्टर रश्मि मैडम से यह जानते हैं कि कैसी कुकिंग प्रैक्टिसेस यानी कि कैसे खाना बनाएं कि उसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही बनी रहे और खाना स्वादिष्ट भी हो। धन्यवाद डॉक्टर नेहा। अब तक डॉक्टर आज़बा ने बहुत खूबसूरती से ही नहीं बल्कि बड़ी सूक्ष्मता से आपको यह बता दिया है कि आपको खाने में किन किन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना है, आपका सुबह से रात तक कैसा मेन्यू हो, आपको कम से कम 3 मेजर और 2 से 3 माइनर मील खानी है, कैसे कैसे आपको अपने मेन्यू में फेरबदल करने हैं, ये सब आपको बताया। तो आपको ये बता दूँ कि ये पौष्टिक आहार लेने के लिए ज़रूरी नहीं हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। जितने भी मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, जैसे कोई कद्दू नहीं खाता है, शकरकंदी नहीं खाता है, सरगवा नहीं खाता है, तो ये सब्जियां सस्ती होने के साथ साथ उनमें पौष्टिक तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। कोई बथुआ नहीं खाता है, कोई चौले की भाजी नहीं खाता है, तो आपको अब ये नहीं करना है। आपको ये देखना है कि हर रोज़ एक सब्जी को आपको लेके आना है और नई प्रकार की सब्जी को बनाना है। और साथ साथ डॉक्टर आज़बा ने बताया कि हमको अपने अनाजों का भी फेरबदल करना है, प्रोटीन के लिए दालों का फेरबदल करना है। इसके साथ साथ हमको अपने ऑयल, अपने तेलों को भी महीने 2 महीने में बदलते रहना है, क्योंकि कभी आप सरसों का तेल इस्तेमाल करो, कभी आप सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करो, कभी आप राइस ब्रान लाओ, कभी मूंगफली का तेल लो। तो इस तरह से आपको तेलों का भी बदलाव करना है। और साथ साथ आपको ये देखना है कि जो आपका सैचुरेटेड फैट है, घी का प्रमाण नियंत्रण में रखना है। तो ये सब बातें आप समझ चुके हैं। अब बात आती है कि हमने खाद्य पदार्थों का चुनाव कर लिया, अपना मेन्यू बना लिया, अब हम रसोई में जाते हैं तो हम कैसे खाना बनाएं कि हमारा जो खाना है वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो, उसमें पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो। तो जब भी आप रसोई में घुसती हैं तो सबसे पहले आपको साबुन से हाथ धोने हैं। जैसे कि आप सबको पता चल गया है हाथ धोने का महत्व क्या है, तो हमेशा रसोई में आप साबुन से हाथ धो के घुसे, आपके नाखून कटे हों, आप
आपकी जो किचन है वो साफ़ सुथरी हो। फिर आपको खाद्य पदार्थ को इस्तेमाल करने वाली शाक सब्जियां हैं, फल हैं, दाल है, चावल है, उनको अच्छे से धोना है। जैसे कि हम लोग पत्तेदार सब्जी की बहुत बात कर रहे हैं, पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। तो ये जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको अगर आप ठीक से धोएंगे नहीं, या फल हैं, सब्जियां हैं, जो ज़मीन के अंदर के कंद मूल है जैसे शक्करिया, आलू है, ये सब जो है इनमें जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, उसमें आजकल हम लोग काफ़ी सारा जो किसान हैं वो काफ़ी सारे रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, खातर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इन सब्जियों को, फलों को अगर ठीक से नहीं धोएंगे तो इसमें मौजूद रासायनिक तत्व हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सब्ज़ी को अच्छे से धोने के बाद आपको वापस हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ में आ सकते हैं। हाथ धोने के बाद अब सब्ज़ी को अच्छे से धो लिया, अब आपको सब्जियों को काटना है। तो सब्जी काटने के लिए आपको बहुत पहले से नहीं काटना है। अक्सर ऐसा होता है हमको शाम को, रात को खाना बनाना है, दिन से सब्जी काट के बैठ गए, ये सब नहीं करना है। आपको खाने से तो थोड़ी पहले ही सब्जी को काटना है, और सब्जी को बहुत छोटा छोटा नहीं काटना। अगर हम सब्जी को बहुत छोटा छोटा काटते हैं तो उसकी सरफेस ज़्यादा खुल जाती है, जिससे कि उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप सब्ज़ी बना रही है तो पानी, अगर आपको पानी में उसको पकाना है तो पहले उस पानी को उबाल लें, फिर उसमें सब्ज़ी डालें, जिससे सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी और उसके पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होंगे। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसको हमको पहले काटना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है। जैसे आप पत्ता गोभी को तो आपने नाम सुना ही होगा, पत्ता गोभी या गोभी कहते हैं। तो उसकी जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर भी कई बार कीड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको हर पत्ती को खोल खोल के उसको अच्छे से धोना है, और काटने के बाद ही उसको धोना है। तो ये आपने धो ली, सब्जी आपकी तैयार हो गई। अब आता है बर्तन। आपको जो कुछ, जैसे एक और बात, आलू है, आलू का आपको छिलका नहीं निकालना। अगर आप आलू की शाक बनाने जा रहे हो, बटाका का शाक करने जा रहे हो, तो हम लोग आलू का छिलका निकाल देते हैं। आलू का छिलका, करेले का छिलका, परवल का छिलका, ये सब छिलके नहीं निकालें, क्योंकि छिलके निकालोगे तो बहुत सारे पौष्टिक तत्व आप फेंक रहे हैं। तो आपको उनके छिलकों के साथ ही आपको बनाओगे तो आपको पौष्टिक तत्व ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको अब जब बर्तन का इस्तेमाल करना है, वो बर्तन आप हो सके तो लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे आप आयरन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब जो आती है खाना बनाने की पद्धति, हम लोग खाना को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको डीप फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो हो सके आप डीप फ्राइंग प्रोसेस को, ये पद्धति को या तो ना करें या कम से कम करें। अगर आपको फ्राई ही करना है तो आप कम तेल में शैलो फ्राई कर सकते हैं, या आप सबसे बेस्ट होगा आप उबाल के खाएं। स्टीमिंग प्रोसेस से खाएंगे तो आपके पौष्टिक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकेंगे। और दूसरी बात, एक और बात, आजकल हम लोग के जीवन में माइक्रोवेव एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से भी हमारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। माइक्रोवेव में बार बार खाना गर्म करके ना खाएं। अगर आपको बाई चांस खाना गर्म करना पड़े तो आप उसको ढक के गर्म करें, और माइक्रोवेव के बर्तनों का इस्तेमाल करें, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। अब खाना बनाने के बाद जब आपको अभी तक पता चल गया है कि हमको हर किसी को, और ख़ास करके गर्भवती स्त्री को, आयोडाइज सॉल्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये नमक को आपको सबसे आखिर में डालना है, क्योंकि ऐसा करने से उसका आयोडीन की मात्रा बराबर रहेगी। और जो नमक का डब्बा है वो भी कस के ढक के बंद करके रखना चाहिए। अगर आप खुला छोड़ देंगे तो उसका आयोडीन उड़ जाएगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने पौष्टिक तत्व को बना सकते हैं। अब आती है बात, आप और कैसे आप जो खाने में विद्यमान पौष्टिक तत्व हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अभी हमने पहले भी बताया कि अंकुरित भोजनों का, अंकुरित अनाज और अंकुरित दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे उसमें बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपको फर्मेंटेड फूड, जैसे कि ढोकला है, इडली है, या खमन है, डोसा है, ये सब भी आप अपनी मील में शामिल करें। इससे आपको बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा मिलती रहेगी। अब एक और बात, आप जब खाना, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप खाना पैक करती हैं, तो आप एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करने से ये रासायनिक तत्व आपके खाने में आ सकते हैं। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान में रखें तो आप
ये पौष्टिक तत्वों को बरकरार रख सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि हमको पौष्टिक तत्वों को लाने के लिए ज़्यादा महंगे और ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स की बात करें, अगर आप बादाम नहीं खरीद सकते, काजू नहीं खरीद सकते, तो आप सिंगदाना खा सकते हैं। ऊर्जा के लिए आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ आप कोशिश करें सफ़ेद गुड़ ना हो, काला गुड़, क्योंकि जो लोहे के बर्तन में बना होगा उसमें ही आयरन की मात्रा होगी। तो इस तरह से कुकिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा और खानों के चयन के द्वारा हम अपने भोजन को अत्यधिक पौष्टिक बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि मैडम यह बताने के लिए कि किन किन बातों का ध्यान रखना है या कुकिंग प्रैक्टिसेस कि हमारा खाना गुणवत्ता में बढ़ जाए। तो मुझे पता है कि मेरे जीभ को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे ड्राई फ्रूट मतलब डीप फ्राई खाना, ऐसे खाने में मुझे भी बहुत पसंद है। केक, पेस्ट्री, पर जो रश्मि मैडम ने बताया उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा और हमें पौष्टिकता बनानी है तो ऐसे खाने हमें खाने ही पड़ेंगे। आगे हम डॉक्टर अज़मा मैडम से यह जानते हैं कि कैसे खाना बनाएं कि खाना सुरक्षित रहे और खाना अच्छा भी हो। बिल्कुल। खाने का उपयोग ही हमने आगे देखा कि खाने का जो उद्देश्य है वो है ऊर्जा और हमारी रक्षा। तो हम अगर हमारी सुरक्षा के लिए खाना खा रहे हैं तो हमें खाने को भी सुरक्षित तो रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने हाथ धोने चाहिए, जैसा कि आगे डॉक्टर रश्मि मैडम ने भी बताया कि कोई भी खाना बनाने से पहले, खाने से पहले आपके हाथ साबुन से धोने चाहिए। और आज के कोरोना काल में तो हर कोई बच्चा भी हाथ धोना सीख गया है, तो इसी अच्छी आदत का आपको आगे भी उपयोग करना है। और रसोई में जाने से पहले, कोई भी खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। अगर सगर्भा के लिए बना रहे हैं तो उसे भी अपने हाथ धोकर ही खाना चाहिए। साबुन और पानी से लगभग 1 मिनट तक आपके हाथ धो के खाना चाहिए। और साथ ही साथ हमने आगे बात की कि कुछ सब्जियां और फल है ऐसे होते हैं हम जिन्हें कच्चा खाते हैं, तो उन्हें हमें अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स उसमें काफ़ी होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं। तो हमें अच्छी तरह से सब्ज़ी और फल को धोकर ही खाना है। साथ ही साथ खाना बनने के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर हमको खाना खा लेना है। हमको खाना बासी नहीं करना। कई सारे घरों में ऐसा होता है कि 1-2 दिन तक खाना चलता है, वैसा नहीं होना चाहिए। बार बार फ्रिज में रखना खाना और फ्रिज में से निकाल कर गर्म करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही नुकसान करती है सगर्भा को। तो उस वजह से बासी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना बनाने के 2-3 घंटों के अंदर ही खाना खा लेना चाहिए। साथ ही साथ जो दूध की बनावटें होती हैं, मावा जिसमें होता है, जैसे मिठाइयाँ हैं या फिर घी वगैरह, दूध की जो बनावटें हैं, वो सब चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें तुरंत उसको खा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन तक उन्हें नहीं रखना चाहिए, जो काफ़ी सारे घरों में देखा जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपने खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, आज हमने जाना कि गर्भावस्था के समय पौष्टिक आहार का क्या महत्व, हमें क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज का यह प्रोग्राम समय की मर्यादा को ध्यान में रखकर समाप्त होती है। हो सकता है आपको इतनी सारी चीज़ें याद ना रहे, क्योंकि मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो अगर आप संपर्क करना चाहें तो आप आपके आसपास सरकारी दवाखाना तो होगा ही, वहाँ पर जाकर ANM या आशा बहन या आंगनवाड़ी बहनों से विस्तृत रूप में पूछ सकते हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। क्योंकि आपके लिए ही नहीं, आपके आने वाले शिशु के लिए भी पौष्टिक आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि मैडम और डॉक्टर अज़मा मैडम।